अब इसकी क्या वजह थी, और दूसरी पॉइंट, ये जो गेम है क्या ये इतने ज्यादा नफरत के काबिल है? देखिए, गेमर्स की जो नाराजगी थी वो लाजमी थी, मैं समझ सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? स्टोरी इतनी वाहियात थी, कसम से बता रहा हूँ, झेला नहीं जा सकता इतनी घटिया स्टोरी। हम इस गेम को एक इंडिपेंडेंट साईफाई गेम की तरह, एक इंडिपेंडेंट फर्स्ट पर्सन शूटर साईफाई गेम की तरह एनालाइज करेंगे। डन, लेट्स बिगिन। आपको उसकी सहायता से काफी सारे मिशंस को अंजाम देना पड़ेगा ना, कि नए कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने का मौका देना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब असैसिन्स क्रीड रिलीज होती है तो एक कंप्लीट न्यू सेटिंग में रिलीज होती है, कैरेक्टर्स भी न्यू। अगर सारी इनोवेशन आप माइक्रो ट्रांजैक्शन में घुसेड़ोगे तो कैरेक्टर कहां से अच्छे बनेंगे? वही सेम चीज इमोशन के साथ खिलवाड़ करके इनकी दुकान चल रही है, मस्त बढ़िया पुराने कैरेक्टर्स नॉस्टैल्जिया से खेल। तो उस पॉइंट पर लौट कर आते हैं कि 7 years लेटर इज इट वर्थ इट? तो साल 2016 जब एक्टिविजन और इन्फिनिटी वॉर्ड की तरफ से एक और कॉल ऑफ ड्यूटी की ट्रेलर रिलीज होती है, और ट्रेलर रिलीज होते ही गेमर्स का रिएक्शन एक्टिविजन के प्रति कुछ इस तरीके का था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब सवाल आता है, ये रिएक्शन ऐसा गेमर्स का था क्यों, और कौन सी थी वो गेम, और क्या थी वो गेम? दरअसल उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर, और इनफाइनाइट वॉरफेयर की ट्रेलर रिलीज होती है। गेमर्स की रिएक्शन कुछ इस प्रकार की होती है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग ऑन इट्स ओन। और उस समय पर यूट्यूब पर डिसलाइक भी शो की जाती थी, तो इसीलिए यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस में ये जो ट्रेलर थी इनफाइनाइट वॉरफेयर की, वो वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस में रैंक करने लगी। अब इसकी क्या वजह थी? ना यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाते हैं, गेमर्स इतने नाराज क्यों थे, और दूसरी पॉइंट, ये जो गेम है क्या ये इतने ज्यादा नफरत के काबिल है? तो आज हम उसी चीज को खंगाल कर देखेंगे और पता करेंगे कि क्या वाकई में कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर इतनी ज्यादा हेटरेड या नफरत के काबिल है। सो लेट्स फाइंड दैट आउट। सो लेट अस बिगिन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। ऑल्दो मैं अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की रिव्यू में, रिबूटेड जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके बारे में, उस वीडियो में मैंने इस बारे में थोड़ी बात कर रखी थी, फिर भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो हम एनालाइज करेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर की जो ट्रेलर थी, इसमें डिसलाइक की फ्लड या डिसलाइक की बौछार क्यों हुई, उस चीज के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये गेम वाकई में इतने ज्यादा नफरत के काबिल है। सो दो पार्ट में इस चीज को पहले हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम रिव्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। पॉइंट नंबर 1, देखिए, गेमर्स की जो नाराजगी थी वो लाजमी थी, मैं समझ सकता हूं। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? सो कॉल ऑफ ड्यूटी इज द किंग ऑफ द फर्स्ट पर्सन शूटर जॉनरा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी फर्स्ट पर्सन शूटर जॉनरा में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। और बेसिकली कॉल ऑफ ड्यूटी को इस दो मेन सेटिंग के लिए जाना जाता है। नंबर 1 द वर्ल्ड वॉर सेटिंग, प्राइमरीली वर्ल्ड वॉर 2। नंबर 2 इज द मॉडर्न वॉरफेयर सेटिंग। अब ये चीज कॉल ऑफ ड्यूटी ने खुद खराब करी। वैसे आजकल कॉल ऑफ ड्यूटी बैटल रॉयल के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब कर रही है, उस पर भी हम बात करेंगे जरूर। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 2014 में जब कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर रिलीज होती तो वो दरअसल टाइटन फॉल की एक छोटी वर्जन लगी हम। वॉल रनिंग, बूस्ट जंप, फ्यूचरिस्टिक वेपन्स, लेजर वेपन्स। लेकिन चूंकि कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर की स्टोरी बहुत बढ़िया थी, बेहतरीन स्टोरी थी, कैरेक्टर्स अच्छे थे, तो गेमर्स ने बहुत हद तक उसे इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अब वही चीज फिर 2015 में ट्रेआर्क द्वारा रिपीट करी गई इन कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3। Yes, Call of Duty Black Ops 3 is also a reskin of Titanfall. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात। Again वही wall running, futuristic weapons, laser weapons, boost jump and what not. गेमर्स परेशान हो गए। ऊपर से Black Ops 3 की स्टोरी तो इतनी वाहियात थी, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नाराजगी तो बहुत ज्यादा लाजमी थी। गेमर्स का रिएक्शन भी कुछ इस प्रकार का था एक्टिविजन के प्रति, ट्रेआर्क के प्रति, जो कि मेरा मानना है बहुत हद तक लाजमी है, क्योंकि मेरा भी वही रिएक्शन था। स्टोरी इतनी वाहियात थी, कसम से बता रहा हूं, झेला नहीं जा सकता, इतनी घटिया स्टोरी थी। सर,
ये तो टट्टी है। थैंक यू। लेकिन फिर भी गेमर्स ने उसे झेल लिया। ऑल्दो इट वाज काइंड ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ टाइटनफॉल कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन। तो कॉल ऑफ ड्यूटी अपनी राह से तभी भटक चुका था, और कॉल ऑफ ड्यूटी अपनी सिग्नेचर या अपनी नीश के लिए जो जानी जाती थी, वो कॉल ऑफ ड्यूटी खुद खराब कर रही थी, जिस नीश के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी जानी जाती है। तो ये चीज मुझे भी पर्सनली थोड़ी खटकी, और गेमर्स की नाराजगी भी लाजमी थी। तो चलिए अब आते हैं कि 2016 में ऐसा क्या हुआ। तो ये फ्रस्ट्रेशन 2 साल से चलती आ रही थी। प्लेयर्स वर फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द टाइटनफॉल प्ले स्टाइल एंड ऑल। 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था। अब थर्ड ईयर यानी 2016 में भी जब इन्फिनिटी वॉर्ड द्वारा वही चीज रिपीट करी गई, गेमर्स अपना गुस्सा नहीं रोक पाए, अपनी नाराजगी नहीं रोक पाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लाजमी थी वो बात। जिस चीज के लिए वो गेम नहीं जानी जाती, अगर आप वही चीज किसी दूसरे गेम से कॉपी करके उठा के चिपका रहे हो हर एक साल, तो ये नाराजगी बनती है। तो मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूं कि क्यों डिसलाइक वीडियोस में ये रैंक करने लगा, ये जो इन्फिनिटी वॉर्ड की ट्रेलर थी उस टाइम। अब इससे हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो अब इस गेम को लगभग 7 साल हो गए। सवाल आता है कि क्या ये गेम वाकई में इतने नफरत के काबिल थी? क्या ये गेम इतनी हेटरेट के काबिल थी, या फिर एडवांस्ड वॉरफेयर या ब्लैक ऑप्स 3 का गुस्सा इस गेम पे जाके पड़ गया? यही चीज हम आज खंगाल कर देखने वाले हैं। चूंकि इस गेम को 7 साल हो चुके हैं, हम दोबारा से इस गेम को रिविजिट करेंगे, दोबारा से सारे मोड्स फिर से खेलेंगे, और एक फ्रेश माइंड से इसे एनालाइज करेंगे। वैसे पहले कई बार मैं रिविजिट कर चुका हूं इस गेम को, लेकिन रिव्यू बनाने के लिए मैं दोबारा से इस गेम को रिविजिट करना चाहता हूं। तो 7 साल बाद हम दोबारा रिविजिट करेंगे, और इसी के साथ ये जो रिव्यू होगी वो 3 हिस्सों में बटी होगी। नंबर 1 द कैंपेन, नंबर 2 द मल्टीप्लेयर, एंड नंबर 3 इसकी एक ज़ॉम्बीज मोड भी है। ऑल्दो इट्स नोवेयर क्लोज टू ट्रेआर्क ओरिजिनल ज़ॉम्बीज, बट इट्स ऑलराइट। तो चलिए हम बात करते हैं सिंगल प्लेयर कैंपेन के बारे में। तो बात करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि फर्स्टली, चूंकि हम इसे फ्रेशली रिविजिट कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि हम किसी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हमने ये कंसिडर करा तो एक बायस काम कर सकती है। तो इसीलिए हम उस बायस को साइड में रखेंगे, भूल जाएंगे सारी चीजें, क्योंकि वो जो सिलसिला था उसे 7 साल हो चुके हैं। हम इस गेम को एक इंडिपेंडेंट साईफाई गेम की तरह, एक इंडिपेंडेंट फर्स्ट पर्सन शूटर साईफाई गेम की तरह एनालाइज करेंगे। डन? लेट्स बिगिन। तो अगर मैं कैंपेन की बात करूं, कैंपेन इज पिच परफेक्ट। यस, कैंपेन बुरा तो नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। एटलीस्ट मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर 2019 की रिबूटेड कैंपेन थी ना, उससे तो बहुत गुना बढ़िया। मुझे तो वो मॉडर्न वॉरफेयर 2019 बहुत ही वाहियात लगी, जो कि मैं अपने मॉडर्न वॉरफेयर की वीडियो में बात भी कर चुका हूं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर जरूर देख ले। राइट? अब देखिए, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, योर्स माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन, दैट्स ऑलराइट। लेकिन जो मुझे लगा मैं वो बता रहा हूं आपको। इसलिए ये बढ़िया है क्योंकि जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मोस्टली द मेन प्रोटैगनिस्ट कैप्टन रेयस, प्लेड बाय हॉलीवुड एक्टर ब्रायन ब्लूम, एंड ही हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब। उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत बखूबी निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर दोस्तों। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर खेलोगे तो आपको भी ये कैरेक्टर अच्छा लगने लगेगा। दिस कैरेक्टर हैज लीडरशिप क्वालिटी, दिस कैरेक्टर हैज इमोशंस, दिस कैरेक्टर हैज प्रिंसिपल्स। ये बारीकी से ब्रायन ब्लूम द्वारा पोर्ट्रे किया गया है इस गेम के दौरान। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये कैरेक्टर बहुत बखूबी निभाया गया है। तो ये कैंपेन खेलना बनता है दोस्तों। इट्स अ गुड कैंपेन। मैं फिर बता रहा हूं, वी आर जस्ट एनालाइजिंग इट एज एन इंडिपेंडेंट साई-फाई फर्स्ट पर्सन शूटर जॉनर। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और भी जो तमाम कैरेक्टर्स है, साइड कैरेक्टर्स है, मेन विलेन है, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो मेन विलेन भी पहचान जाओगे आप। आई एम नॉट गिविंग द स्पॉयलर्स ओवर हियर, मैं स्पॉइलर फ्री रखता हूं तो मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मजा बहुत आने वाला है।
तो स्टोरी इज रियली वेल इम्प्लीमेंटेड, मुझे कोई भी फ्लॉ नहीं लगी। चूंकि ये एक साई-फाई गेम है, इसीलिए बहुत सारे वैरायटी हमें देखने को मिले। इट वॉज नॉट मोनोटोनस, ट्रस्ट मी। आपकी जो स्पेसशिप है उसका नाम है रेट्रीब्यूशन, आपको उसकी सहायता से काफी सारे मिशंस को अंजाम देना पड़ेगा। कुछ मिशंस मार्स पे होंगे, कुछ मिशन मून पे होंगे, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे। सो ओवर एंड ऑल स्टोरी इज अ मास्टरपीस। मिशन वैरायटी के संदर्भ से देखे, वॉइस एक्टिंग के संदर्भ से देखे, मोशन कैप्चर के संदर्भ से देखे, या फिर एक्टिंग के, फेशियल एक्टिंग के नजरिए से देखे, इट्स वेल इम्प्लीमेंटेड। बहुत अच्छी स्टोरी लगी, एटलीस्ट बेटर देन मॉडर्न वॉरफेयर 2019 रिबूटेड जो। ओके, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि नए कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने का मौका देना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब असैसिन्स क्रीड रिलीज होती है तो एक कंप्लीट न्यू सेटिंग में रिलीज होती है, कैरेक्टर्स भी न्यू होते हैं, लेकिन प्लेयर्स बॉन्ड बना लेते हैं ना। ऑल्दो इट्स ट्रिलॉजी अपने आप में लेजेंडरी थी, लेकिन फिर भी जब नई असैसिन्स क्रीड रिलीज होती है तो प्लेयर्स कहीं ना कहीं बॉन्ड तो बना लेते हैं। तो अगर यूबीसॉफ्ट ये कर सकता है तो एक्टिविजन क्यों नहीं कर सकता? तो इसका मतलब क्या सिद्ध होता है दोस्तों, कि यूबीसॉफ्ट जितनी इनोवेशन लगा रही है, एक्टिविजन इनोवेशन नहीं लगा रही। सिंपल बात। अगर एक्टिविजन को लगता है कि हमारे जो नए कैरेक्टर्स हैं वो फैंस के दिल में जगह नहीं बना पाते हैं, सो दैट्स द फॉल्ट ऑफ एक्टिविजन। करेक्ट, यस और नो? क्योंकि एक्टिविजन की अगर मैं बात करूं, अगर सारी इनोवेशन आप माइक्रो ट्रांजैक्शन में घुसेड़ोगे तो कैरेक्टर कहां से अच्छे बनेंगे बॉस? सही बात है कि नहीं? माइक्रो ट्रांजैक्शन को लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूं अपने पहले वीडियोस में। तो माइक्रो ट्रांजैक्शन इज सिंपली, बता देता हूं, माइक्रो ट्रांजैक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज इन गेम ट्रांजैक्शंस, यानी वेपन स्किन्स, क्रिंजी स्किन्स मोस्टली, और जितने भी इन गेम परचेज स्टोर होती है ना, उसमें हम जो करेंसीज परचेज करते हैं और तमाम चीजें परचेज करते हैं, वो कहलाती है माइक्रो ट्रांजैक्शन। तो एक्टिविजन का ध्यान अभी माइक्रो ट्रांजैक्शन में है, चीप बिजनेस स्ट्रेटेजी पे है, तो कहां से अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप होंगे? इसीलिए नए कैरेक्टर्स उन्हें लगता है अच्छे नहीं बन रहे हैं, या अगर नहीं भी बन रहे हैं तो वो उनकी गलती है कि कैरेक्टर्स क्यों अच्छे नहीं बन रहे हैं। जबकि मैं कहूंगा कि इनफाइनाइट वॉरफेयर की जो कैरेक्टर्स है वो बहुत बढ़िया है, बखूबी निभाया गया है, वॉइस एक्टिंग सब कुछ बहुत बढ़िया है। इट्स अ परफेक्ट गेम, आई वुड से, एटलीस्ट बेटर देन दैट गार्बेज मॉडर्न वॉरफेयर 2019, ये मेरा मानना है। तो एनीवेज, एक्टिविजन को अगर लगता है कि नए कैरेक्टर्स जगह नहीं बना पा रहे हैं तो वो उनकी गलती है, सिंपली दैट्स इट। और इसीलिए अभी ये नया खेल शुरू हुआ है। आपको शायद मालूम ही होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज रिबूट हो गई है और कैरेक्टर्स मेड अ कमबैक। टास्क फोर्स 141 या तमाम विलेंस जो है, जिसके बारे में मैं अपने मॉडर्न वॉरफेयर 1 और 2 के वीडियो में बात भी कर चुका हूँ, रिबूटेड मॉडर्न वॉरफेयर 1 और 2। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देख ले। वही सेम चीज इमोशन के साथ खिलवाड़ करके इनकी दुकान चल रही है, मस्त बढ़िया। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा। पुराने कैरेक्टर्स, नॉस्टैल्जिया से खेल। असैसिन्स क्रीड सीरीज भी नहीं, अगर हम फार क्राई सीरीज की भी बात करना दोस्तों, फार क्राई सीरीज में भी हर एक गेम में सेटिंग अलग अलग होती है, हर एक विलेन अलग अलग होते हैं, लेकिन वो यूनिक होते हैं। और फार क्राई की जो सबसे सिग्नेचर चीज है, नीश है, दैट इज द विलेन वास इन फार क्राई 3, पेगन मिन इन फार क्राई 4, जोसेफ सीड इन फार क्राई 5, एंटोन कैस्टिलो इन फार क्राई 6। सबकी अगर आप हर एक विलेन के बारे में सोचोगे ना तो उनकी यूनिक पर्सनालिटी है। दैट्स हाउ इट रॉक्स। हर सेटिंग तो अलग है, कैरेक्टर्स भी अलग है, प्रोटैगोनिस्ट भी अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो धमाका करती है ना। क्यों करती है? वो गेम बखूबी निभाती है सारी चीजों को, क्योंकि दे पुट टाइम एंड एफर्ट एंड रिसोर्सेज इन इनोवेशन, जो कि एक्टिविजन नहीं करता। एक्टिविजन डोंट केयर अबाउट इट, दे वांट द चीप बिजनेस स्ट्रेटेजी से पैसे बनाने और माइक्रो ट्रांजैक्शन घुसेड़नी है, बस हमें तो वही चाहिए। मेक्स थिंग्स वर्स, सो दैट्स इट। तो ये थी मेरे हिसाब से स्टोरी काफी अच्छी है, आप चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हो। डेफिनेटली फॉर द स्टोरी द गेम इज वर्थ इट। अब हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लेयर के बारे में। ऑल्दो मैं कई बार रिविजिट कर चुका हूं मल्टीप्लेयर को, लेकिन रिव्यू के चलते मैंने थोड़ा डिटेल में अच्छे से खेला इसे, बहुत सारे मैचेस खेले, कुछ प्रोस मुझे दिखे, कुछ कॉन्स दिखे। तो चलिए हम बात करते हैं हर एक सेगमेंट। तो प्रोस की अगर मैं बात करूं तो किल टाइम इज लॉन्गर। देखिए, इन्फिनिटी वॉर्ड या मॉडर्न वॉरफेयर की जो मल्टीप्लेयर होती है उनमें किल टाइम शॉर्ट होता है, विच इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक ऑप्स मल्टीप्लेयर गेम्स।
ब्लैक ऑप्स में किल टाइम थोड़ी ज्यादा होती है, एचपी ज्यादा होती है। मुझे जो कि सही लगता है, किल टाइम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, एचपी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एनिमी के बीच रिस्पॉन्ड कर जाते हो ड्यू टू व्हाटसोएवर ग्लिच, तो आपको रिवाइव करने का एक मौका मिलेगा, जो कि यहां भी इंप्लीमेंट करी गई। किल टाइम इज मोर, एचपी इज मोर। तो इन्फिनिटी वॉर्ड ने ये चीज अच्छा इंप्लीमेंट करा इस गेम के दौरान। जो किल टाइम है मल्टीप्लेयर में वो ज्यादा है। यू विल गेट मोर टाइम टू रिवाइव योरसेल्फ, यू विल गेट मोर टाइम टू हील योरसेल्फ, यू विल गेट अ बैकअप टाइम। अगर आप एनिमी के बीच रिस्पॉन्ड कर जाते हो ड्यू टू व्हाटसएवर रीजन, यू विल गेट सम बैकअप टाइम। तो इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा, दिस इज वेल इंप्लीमेंटेड इन दिस। तो फ्यूचरिस्टिक है, तो वॉल रनिंग वगैरह सारी चीजें, बूस्ट जंप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी गेम में थोड़ी चॉपी वाली फीलिंग आती है। इट्स नॉट एज फ्लूइड। अब बेसिकली आदत पड़ चुकी है कॉल ऑफ ड्यूटी के लेटेस्ट गेम खेलने की, मॉडर्न वॉरफेयर 2 या फिर 1 जो रिबूटेड है उसके मल्टीप्लेयर खेलने की हमें आदत पड़ चुकी है। तो इसीलिए ये हो सकता है, दिस माइट बी द रीजन कि ये चॉपी फील हो रही हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल वेपन मैकेनिक्स या रिकॉइल मैकेनिक्स की बात करूं, सो इट्स वेरी गुड। रिमेंबर दिस इज अ 7-year-old गेम, तो हमें उस हिसाब से इसे एनालाइज करना है, राइट। तो नेक्स्ट इज द सिग्नेचर आर्केडीज गेम प्ले ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी हमेशा से ही अपने आर्केडीज प्ले स्टाइल के लिए जानी जाती है। आर्केडीज बेसिकली इज फॉर फन। हमें ज्यादा वेपन लोड आउट पे दिमाग नहीं मारना होता है, ज्यादा हमें रियलिस्टिकली वेपन कस्टमाइजेशन नहीं करनी होती है। जो भी फेवरेट वेपन लोड आउट है, क्लास है, वो पिकअप करे और शुरू हो जाए, जंप इनटू एनी मैप एंड बस एलिमिनेट द एनिमी प्लेयर्स, दैट्स इट। सो हमें ज्यादा दिमाग नहीं मारना स्ट्रेटेजी पे। अगर सरल शब्दों में कहे तो आर्केडीज गेम प्ले इज लाइक दिस। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा अब टैक्टिकल गेम प्ले इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम आर्केडीज। टैक्टिकल जो एफपीएस गेम्स होते हैं उनमें हमें रियलिस्टिकली सोचना पड़ता है। टैक्टिकल गेम प्ले को हम कह सकते हैं इट्स अ मिल सिम एक्सपीरियंस। मिल सिम यानी मिलिट्री सिमुलेशन। हमें लोड आउट को बारीकी से सिलेक्ट करना होता है, हमें अटैचमेंट को बारीकी से सिलेक्ट करना होता है, मैप के स्ट्रक्चर के हिसाब से, मैप के नॉलेज के हिसाब से। लेट्स से अगर एक मैप बहुत मैसिव है तो वहां पे हमें स्नाइपिंग की जरूरत होगी, और स्नाइपर में भी हमें विंड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपिंग करनी है हमें तो विंड में क्रिएट सम इम्पैक्ट ऑन द बुलेट ड्रॉप। तो वो चीज टैक्टिकल गेम्स में हमें ध्यान देनी पड़ती है। सप्रेसर को हमें संभाल के यूज करना होता है, क्योंकि सप्रेसर वेपन की रेंज कम कर देती है। सप्रेसर जो होती है वो वेपन की रेंज को घटा देती है, कम कर देती है, तो वो चीज ध्यान में रखनी होती है, राइट। एलएमजी लाइट मशीन गन्स आपको बचा तो लेगी, लेकिन लाइट मशीन गन्स में रिकॉइल बहुत ज्यादा होगा, बहुत हैवी होती है। तो ये छोटी छोटी बातों का टैक्टिकल गेम्स में ध्यान रखना होता है। दैट इज व्हाई टैक्टिकल नाम दिया गया है टैक्टिक्स पे। लेकिन आर्केडीज में हमें इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखना होता है। सो दैट इज हाउ टैक्टिकल एंड आर्केडीज आर फंडामेंटली डिफरेंट। टैक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर्स आर मेनली मिल सिम एक्सपीरियंसेस। अगर हम हार्डकोर टैक्टिकल गेम्स की बात करें तो आर्मा 3 का नाम आपने सुना होगा, इंसर्जेंसी, सैंडस्टॉर्म का नाम आपने सुना होगा, दोज वेर हार्डकोर टैक्टिकल गेम्स। सो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट। अब हम बात करेंगे इसके ज़ॉम्बीज मोड के बारे में। Although Zombies mode originally Treyarch द्वारा बनाई गई थी, the very first map Nacht der Untoten, जर्मन फ्रेज जिसका मतलब है नाइट ऑफ द अनडेड, जिसके बारे में मैं अपने ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर वाले वीडियो में बात कर चुका हूं, प्लीज आप उसे जरूर देख ले। हिस्ट्री ऑफ ज़ॉम्बीज के बारे में भी मैंने थोड़ी चर्चा कर रखी है वहां। तो एनीवेज, जैसा कि हमें पता है ट्रेआर्क ने उस मोड को मजे में छोड़ा था, लेकिन वो इतनी पॉपुलर बनी, फैन फेवरेट बनी कि गेमिंग कम्युनिटी में धमाका ही हो गया। गेमिंग कम्युनिटी में अलग पॉपुलैरिटी आ गई। उसके बाद इन्फिनिटी वॉर्ड ने भी सोचा हम भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी ज़ॉम्बीज मोड रिलीज करी, इनफाइनाइट वॉरफेयर ज़ॉम्बीज। ट्रस्ट मी दोस्तों, इट्स गुड, इट्स फन। मैं मानता हूं ट्रेआर्क जितनी अमेजिंग नहीं है, इतनी इनोवेटिव नहीं है ट्रेआर्क जितनी, इट्स वे टू ग्रेट। बहुत सारे मैप्स है जो यहाँ पे अभी आप फुटेज देख सकते हो, दैट इज द स्पेसलैंड ज़ॉम्बीज। तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आया इसमें। जो स्टोरी है ना वो बहुत ही मजेदार है सच में। एक हल्की फुल्की स्टोरी है, एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, लेकिन वो कैसे एक डार्क स्टोरी में तब्दील हो जाती है वो आपको एक्सपीरियंस होगा। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, आप स्वयं एक्सपीरियंस करें। इट्स रियली वेल इंप्लीमेंटेड। राउंड वाइज सर्वाइवल गेम प्ले है, नथिंग मच फैंसी थिंग्स ओवर हियर। बेसिक वही चीज है, पर्क्स का यूज करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए आपको। जितने भी कोला होते हैं
रिवाइव कोला, जगन्नॉक कोला वगैरह वगैरह, स्टेमिना कोला, फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑन करनी है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दोस कोला पर्क्स। तो वो बेसिक मैकेनिक्स वैसा का वैसा ही है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन ओवर एंड ऑल आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्त, मेरा तो यही मानना है। 7 years later I visited this, इतने सालों बाद मैंने अच्छे से रिविजिट करी, एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ माय टाइम एंड इट विल वर्थ योर टाइम आल्सो, ट्रस्ट मी। तो अब हम बात करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और ग्राफिक्स के बारे में। देखिए, इट्स अ 2016 गेम, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर डिसेंट। अगर लेटेस्ट सिस्टम नहीं भी हो तो बहुत अच्छे से गेम चलने वाली है, ट्रस्ट मी। सो बेसिकली जैसा मैं अपने पहले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, अधिकतम जो फुटेज है वो मैं अपने पुराने सिस्टम पे रिकॉर्ड करता हूँ ताकि एक क्लैरिटी मिले आपको कि थ्रेशोल्ड अगर मिनिमम सिस्टम हो हमारे पास तो वो कैसी परफॉर्म कर सकती है। सो ये जो फुटेज आप देख रहे हो, दिस इज रिकॉर्डेड ऑन GTX 1060 coupled with i5 7500 with 16 GB of DDR4 RAM, Corsair Rangers LPX। लेकिन इस गेम को खेलने के लिए 8 GB रैम भी एनफ होगा। डोंट वरी, अगर आपके पास 8 GB रैम है तो धड़ल्ले से ये गेम चल जाएगी। GTX 1050 Ti है तब पर भी चल जाएगी। Core i3, i5, i7 की अगर 6th जनरेशन CPU है तो भी आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द थ्रेशोल्ड एक्चुअली, मिनिमम इस सिस्टम की जरूरत होगी। तो ये सिस्टम बेसिकली बहुत पुरानी सिस्टम हो चुकी है, लेकिन हाँ ये गेम भी पुरानी है, 7 years old, तो धड़ल्ले से चल जाएगी, नो इश्यूज इन दैट। दिस इज द थ्रेशोल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर इससे बड़ी सिस्टम है तो डेफिनेटली स्मूथ चलने ही वाली है फॉर श्योर। सो 60+ फ्रेम्स पर सेकंड आपको मिल जाएंगे इवन ऑन हाई सेटिंग्स टू अल्ट्रा सेटिंग्स। अगर आपके पास 1060 है तो 1050 Ti में हाई सेटिंग्स पे 60 FPS आपको मिल जाएगी, नो इश्यूज इन दैट। सो ओवर एंड ऑल इट इज अ गुड ऑप्टिमाइज्ड गेम, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन हाँ एक चीज है, एक ऑप्शन आप जरूर डिसेबल रखें। मैं हर एक कॉल ऑफ ड्यूटी में हर एक पुराने जो कॉल ऑफ ड्यूटी है मैं वहां रिकमेंड करता हूँ, शेडर प्रीलोड जो ऑप्शन है ना उसे आप डिसेबल रखें, क्योंकि ये शेडर प्रीलोड इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। ये गेम को क्रैश कराती है, विच इज annoying, I can understand, बहुत गुस्सा आता है। तो शेडर प्रीलोड ऑप्शन को आप डिसेबल रखे, ऑफ रखे, इट्स नॉट वर्थ इट पुराने गेम्स में। अभी तो मजबूरी हो गई है, करना पड़ता है, बट इट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड नाउअडेज। लेकिन अभी ये जो लास्ट डिकेड की कॉल ऑफ ड्यूटी थी उसमें वो ऑप्टिमाइज इतनी अच्छी नहीं होती थी, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टर्न इट ऑफ। तो 7 साल बाद जब मैंने इस गेम को दोबारा रिविजिट करा फ्रेश माइंड, तो उस पॉइंट पर लौट कर आते हैं कि 7 years later इज इट वर्थ इट। ट्रस्ट मी, 7 years later जब हम वो सारी चीजें भूल गए हैं, हमने वो सारी नफरत, हेट्रेड को साइड में रखी जो उस टाइम पे हुई थी, इंडिपेंडेंटली मैंने एक इंडिपेंडेंट साईफाई गेम की तरह इस गेम को जज करा, एंड आई फाउंड इट रियली वर्थ इट। ट्रस्ट मी, ये नफरत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इस गेम में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमने डिस्कस करी, और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आप स्वयं रियलाइज करोगे व्हेन यू विल प्ले द गेम इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड दिस गेम। एंड विद दैट बीइंग सेड, द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर इज एन 8.5 out of 10। अब मैंने फ्रैक्शन में क्यों रखा इसे? देखिए, फ्रैक्शन में मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मल्टीप्लेयर में मुझे कुछ फ्लॉज लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैच नहीं मिलती। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो मैच यहां नहीं मिलती है, और फाइंड मैच क्लिक करने पर गेम कभी कभार क्रैश भी हो जाती है। तो यही एक रीजन है मार्क्स डिडक्ट करने का, क्योंकि उस दौरान मूड थोड़ी खराब हो जाती है। ट्रस्ट में, जब कैंपेन खत्म हो जाती है तो मल्टीप्लेयर हम थोड़ा ज्यादा खेलते हैं, तो इसीलिए मल्टीप्लेयर अगर डिसअपॉइंट कर दे तो गुस्साना लाजमी है, राइट। तो इसीलिए मैं पॉइंट्स डिडक्ट करना चाहूंगा इस चीज के लिए, और ये इतनी भी बड़ी इशू नहीं है जिसके लिए हम इस गेम को डिस्कार्ड कर दें। So that is why I think 8.5 out of 10 is a good score. ये स्कोर लाजमी है इस गेम के लिए। तो that's my final verdict. What is yours? Let me know in the comment section. आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में 7 years later? तो आप मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर एक AAA गेम को खंगाल के रिव्यू करता हूँ। जितने भी बड़े तमाम AAA गेम्स है उन्हें मैं खंगाल के रिव्यू करता हूँ, क्योंकि हमारे कंट्री में AAA गेम्स काफी महंगी आती है। अगर हम सेल की बात करें तब पर भी काफी महंगी आती है। तो एक क्लैरिटी होना जरूरी होता है कि क्या ये गेम आपकी वैल्यूएबल टाइम और हार्ड अर्न मनी डिजर्व करती है या नहीं।
तो ये सारी क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ और खंगाल के रिव्यू करता हूँ मेजॉरिटी ट्रिपल ए गेम्स। तो अगर आपको मेरे रिव्यूज से मदद मिलती है तो प्लीज एक लाइक जरूर प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, आडियोस।